नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज किसान के आंदोलन के जारी होने करीब 70वां दिन जो है वो शुरू हो चुका है और इस आंदोलन से देश का भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है वो अलग। आंदोलन से हो रहे आर्थिक नुकसान की बात राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी भी उठा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 70 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के कारण देश को 2 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हो चुका है। खाद्य प्रसंस्करण, व्यापार, पर्यटन, होटल, रेस्तरां, परिवहन, कपड़ा, परिधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों का भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए आज न कल देश की आम जनता को टैक्स का भुगतान करना ही होगा। 26 जनवरी की वारदात के बाद किसान से आम जनता की सहानुभूति वैसे भी कम होती जा रही थी। तिरंगे के अपमान के बाद उपद्रवियों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक नुकसान ने आम जनता को और भी दुखी कर दिया है। अब आंदोलन अन्नदाता बनाम करदाता का होता जा रहा है। आखिर करदाता अब पूछने लगा है कि आखिर कब तक उनके पसीने की कमाई को यूं ही उपद्रवी आग लगाते रहेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ रहेंगे। दिनेश गर्ग जी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा कमलाकर जी हमारे साथ रहेंगे। कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि बजट जो पेश हुआ है 1 फरवरी को, उसमें किसानों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, पहले उसको ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 1,31,531 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और प्रधानमंत्री किसान योजना पर 65,000 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संवर्धन योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का अलग 1,500 करोड़ का आवंटन जो है वो अलग से किया गया। 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को अलग से राशि मुहैया कराई गई है। कृषि अवसंरचना के लिए 900 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के लिए 4,000 करोड़। अब कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नेम के नाम से जिसको जानते हैं। अब किन किन योजनाओं पर सब्सिडी मिलती है ये हम आपको दिखाते हैं कि किसान की जो योजनाएं चल रही हैं वो तकरीबन सभी सरकार द्वारा उस पर सब्सिडी दिया जाता है। इनपुट सब्सिडी जैसे खाद, बीज आदि पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, सिंचाई पर सब्सिडी दी जाती है, बिजली पर सब्सिडी दी जाती है, बीज पर भी सब्सिडी मिलती है, कर्ज पर सब्सिडी मिलती है, कीमत पर सब्सिडी मिलती है, निर्यात पर भी सब्सिडी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो सरकार कर रही है, पहले भी सरकार करती थी और इस जो मोदी की सरकार है, मोदी सरकार ने बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर किसानों के लिए काम किया है और एक तरीके से जो पूरा खजाना है वो किसानों के लिए खोल दिया है। चर्चा करेंगे कि अन्नदाता बनाम करदाता की ये लड़ाई जो है किस तरीके से आगे जा कर के रुख लेगी, कौन सा मोड़ लेगी, इस पे हम बात करेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। क्या आपको लगता है जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, हालांकि लोग किसानों का आंदोलन इसे कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें रियल किसान इस आंदोलन में अब नहीं है। जो 26 जनवरी की घटना हुई थी उस घटना के बाद से रियल किसान जो हैं वो वहाँ से हट चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसान जिसको कहे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत वहां पर बैठे हुए हैं और विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। जो विपक्ष चाहता है वो किसान का मुखौटा पहन करके जो लोग बैठे हुए हैं उनके कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष चला रहा है, निशाना साध रहा है सरकार पे। लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है, जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, राज्यसभा में भी ये बात जो है कल किशन रेड्डी जी ने उठाई थी। क्या आपको लगता है कि ये जो भरपाई करनी पड़ेगी आज ना कल, करदाता को ही करनी पड़ेगी? क्या इससे अन्नदाता और करदाता के बीच में जो खाई है, जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई? कभी भी करदाता ये नहीं कहता था कि किसानों के लिए हम कर नहीं देंगे, लेकिन अब कहने लगा है क्योंकि अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके राष्ट्रवादी चैनल के करोड़ों दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उसके बाद में आपने जो विषय उठाया है अन्नदाता बनाम करदाता, इस विषय को आपके सामने रखता हूं। मुझे तो सबसे पहले आपत्ति तो ये अन्नदाता शब्द से है
अन्न उपजाने वाला, अन्न उगाने वाला, अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता हुआ, जी, वो तो अन्न उत्पादक हुआ। अगर कोई कंपनी ट्रैक्टर बना रही है तो वो ट्रैक्टर दाता हुई, वो तो ट्रैक्टर की उत्पादक हुई। कोई कंपनी आपके लिए वस्त्र बना रही है, आपको कपड़े दे रही है, आपके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल करा रही है, तो वस्त्र दाता हो गई, वो तो वस्त्र की उत्पादक कंपनी है। तो सबसे पहले मीडिया और राजनीतिक दलों से मेरा एक आग्रह है, भाई इस शब्द को इसमें से निकाल दीजिए। अन्नदाता आप उस दिन उसको कहे ना जिस दिन वो अपने माल को मुफ्त में देना शुरू करे, उस दिन आप उसको अन्नदाता कहना। सबका दाता ईश्वर है, एक ही है। तो इसको अन्नदाता शब्द को यहां से निकाल दीजिए और इसमें आप इसको अन्न उत्पादक शब्द इसका इस्तेमाल कीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, अब इसको थोड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका विश्लेषण करता हूं आपके सभी दर्शकों के लिए। एसोचैम की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि इस किसान आंदोलन से देश के अंदर 3500 करोड़ रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। 3500 करोड़ रुपए रोज का नुकसान है। आज उसको 2 महीने से ज्यादा हो गया चले तो ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए नुकसान आखिर आएगा कहां से? बिल्कुल, इसको देगा कौन? ये अंततः आम पब्लिक पर ही टैक्स के रूप में वसूल किया जाएगा, चाहे इस सरकार के द्वारा किया जाए या इसके बाद आने वाली सरकारों के द्वारा किया जाए, चाहे इस वित्तीय वर्ष में किया जाए या अगले वित्तीय हो सकता है मोदी सरकार है, हो सकता है जब तक ये सरकार है आम पब्लिक से ना करे। क्योंकि इस बजट में आपने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस बजट के अंदर जो 9.5% घाटा है जीडीपी का, उस घाटे का एक नया पैसा भारत की जनता से नहीं लिया गया है। उस घाटे की पूरी भरपाई सरकार ने बोरेंस उधार लेकर के पूरी की हुई है। 1947 के बाद देश के अंदर यह ऐतिहासिक बजट है जिसका मोदी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। और 1947 के बाद देश, लेकिन कब तक, आखिर कब तक ये घाटे की अर्थव्यवस्था यूं चलती रहेगी और कब तक राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए आप जो है लोन लेते रहेंगे? त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आपको लगता है कमलाकर त्रिपाठी जी की जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या आपको लगता है कि इस बारे में भी अब लोगों को सोचना शुरू कर देना चाहिए? जो लोग आंदोलन को पीछे से समर्थन दे रहे हैं, जो आंदोलन के पीछे अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि वो देश के बारे में भी सोचे, देश की आम जनता के बारे में भी सोचे? जी, अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि अन्नदाता नहीं कहना चाहिए, तो वैसे तो सीमा पर जो जवान है वो भी पैसा, उसको सैलरी मिलती है, तो आप उसको सीमा के प्रहरी और हमारे रक्षक ये न कहें, जय जवान जय किसान का नारा न दें। ये बड़ी ही शर्मनाक और हास्यास्पद बात उन्होंने कही है। खैर कोई बात नहीं, वो उनका अपना व्यू है। बिल्कुल, हाँ, इस पे हम नहीं मोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, दूसरी वो उनका अपना व्यू हो सकता है, मैंने भी अपना व्यू बता दिया आपको। बिल्कुल, जो आम जनता सोचती है और क्यों अन्नदाता कहते हैं, आप भी क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां श्रम बहुत ज्यादा लगता है और उस हिसाब से कृषि उत्पादकों को उनका चीजें नहीं मिलती हैं, रेवेन्यू, लेकिन उसके बावजूद वो उगा रहे हैं। और भारत की पूरी इकोनॉमी जो है, आपने देखा होगा इस पूरे कोरोना काल के दौरान मुकेश जी, कृषि सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसने इस देश को संभाला हुआ था। बिल्कुल, उसके बावजूद कृषि सेक्टर पे जो मार की गई, जो मोदी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है अपने कॉर्पोरेट के लोगों से, उसको कमलाकर जी मेरा एक विरोध है आपसे। मतलब मैं अभी इस बात पे नहीं चर्चा कर रहा हूं कि बिल में क्या है, बिल अच्छा है बुरा है, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, हम भी काफी चर्चा कर चुके हैं। मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि इस बिल का अगर विरोध है तो वो तरीका जो अपना रहे हैं आप, उस तरीके से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उस आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे हो? क्या ये बोझ आप पर, हम पर या और जो आम जनता है, क्या उस पर नहीं पड़ने वाला है? क्या इसको कैसे खत्म किया जाए और इसका आर्थिक प्रभाव जो है देश की अर्थव्यवस्था पे ना पड़े? मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं। मुकेश जी, आंदोलन को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता विदाउट बिल, क्योंकि बिल के ही विरोध में आंदोलन हो रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये करदाता वर्सेस अन्नदाता, ये कदापि नहीं। ये किसान, मध्यम वर्ग, ग्रामीण, नौजवान, छात्र, सारे के वर्सेस कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट समर्थक सरकार के विरोध में ये वो है।
आप ये समझिए, देखिए किसी के भी समर्थन में हो, किसी के भी विरोध में हो, वो बात नहीं है। आप किसी के समर्थन में है, किसी, ये डेमोक्रेसी में विरोध करने के लिए ठीक है, आपको एक अधिकार दिया, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप इस विरोध की कोई सीमा होनी चाहिए ना। कैसे करेंगे आप? आघात कर रहे हैं। ये जो नुकसान होने जा रहा है, ये देश फार्मर्स के साथ साथ देश के करदाताओं का भी नुकसान है। आपको पता है, ये जो मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल 110 रुपए लीटर बिकता था, 108 रुपए लीटर बिकता था, वही अडानी का तेल जो है वो 196 रुपए लीटर हो गया सिर्फ कोरोना काल के दौरान। तो ये देखना पड़ेगा जिस तरीके से आपने, नहीं तो अगर वो अडानी का तेल इतना महंगा हो गया तो आप मत खरीदिए ना। वो खरीदने के लिए आपको जोर तो नहीं दे रहे। अगर उनका तेल महंगा हो गया तो कोई बाजार में दूसरे तेल है, आप वो खरीदिए। देखिए नहीं, आप, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। जो महंगा, आपके पास कोई बाध्यता नहीं है ना, सरकार ने आपको बाध्य तो नहीं किया ना जो आप यही तेल खरीदिए। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। दाम बढ़े हैं क्योंकि सारे इन्होंने सारी पॉलिसीज में जो रेगुलेशन लाया है उसमें खुला तेल बिकता नहीं है बाजार में। आपको पता होना चाहिए, ड्रॉपसी के बाद से इन्होंने बंद तेलों का वो किया हुआ है। त्रिपाठी जी, ये बात मैं आपको समझा देता हूं। जब ये किसान आंदोलन है, आपने सारा जाम कर दिया, आप कुछ बनने नहीं देंगे, जब आप तेल को प्रोड्यूस नहीं होने देंगे तो देश की जनता क्या भूखी मारना चाहते हैं? आप अगर तेल बनेगा ही नहीं तो कीमतें तो अपने आप बढ़ेंगी आपकी। त्रिपाठी जी, उनकी रीढ़ तोड़ना चाहते हैं, आप देश की इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं। एक मिनट सुन लीजिए गर्ग साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरे कोरोना काल में प्रॉफिट किसके बढ़े हैं? 13 लाख करोड़ प्रॉफिट जो है मात्र 28 कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों का हुआ है। बाकी सारी जनता जो है वो किसी की नौकरी चली गई, कोई भुखमरी के कगार पे आ गया, मजदूर मर गए, किसान मर रहा है। जब नौकरी चली गई, भुखमरी के कगार पे आ गए तो प्रॉफिट कैसे बना? ये समझाइए, ये कौन समझ? देखिए त्रिपाठी, आपकी जो तर्क है वो थोड़ा दूसरी दिशा में जा रहा है। प्रॉफिट बना इसलिए कि अंबानी की कीमत इसलिए बढ़ी क्योंकि फेसबुक ने, ओरेकल ने इन्वेस्ट किया। ये वो जानते हैं कि इस देश की सरकार का जो मोदी जी हैं उनका हाथ है। आपने कॉर्पोरेट के साथ हाथ मिलाया हुआ है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि अडानी और अंबानी, आप ये कहना चाहते हैं अडानी और अंबानी मोदी सरकार में पैदा हुए, उससे पहले नहीं थे? आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, सुनिए। हाँ, सारे कॉर्पोरेट मोदी सरकार में पैदा हुए, मोदी सरकार से पहले नहीं थे। 2014 से पहले ना अंबानी थे ना अडानी थे। आप ये कहना चाहते हैं? चलिए, अभी आपने कोशिश मत करिए। एक मिनट सर, त्रिपाठी सुनिए, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बात को थोड़ा सा तर्कपूर्ण ढंग से रखते हैं, बजाय बिल्कुल त्रिपाठी जी बारी बारी से बात को रखेंगे, बारी बारी से आपको पूरा टाइम देंगे, आपको पूरा टाइम देंगे। शर्मनाक है, सुनिए मेरी बात को, शर्मनाक है। हाँ, शर्मनाक है। तिरंगे का अपमान करना शर्मनाक है, लाल किले को रौंदना शर्मनाक है। आपने क्या, एकदम शर्मनाक है। महिला लाल किले पे कौन गया? दीप सिद्धू किसका आदमी है? दीप सिद्धू जो है वो भाजपा के सांसद सन्नी देवल का जो है प्रतिनिधि है। तो आपने अब किसी के साथ किसी की तस्वीर आ गई तो वो उसका व्यक्ति नहीं हो गया। उसने दिया लाल किले पे। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि जिन लोगों ने कपड़े बांधकर जो है जेडीयू में घुसकर हिंसा की, वो लोग कौन थे? तो आपके किसान नेता तो बोल रहे हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए। उन्होंने तो कल की वार्ता में कहा है कि सरकार ने जितने लोगों को हिरासत में लिया है और जितने ट्रैक्टरों को जब्त किया है उनको छोड़ दीजिए। तो आप उसको छुड़वाने की, अरे भाई आपके किसान, आपको आप या तो आपका फैक्ट्स नहीं है बात करने के लिए। आप पूरी बात को सुनिए। महिला पुलिस अधिकारी पर तलवार चलाना क्या ये शर्मनाक है? सुनिए सर, पूरी बात सुन लीजिए ना। आपके पास इकोनॉमिक्स तक के फैक्ट्स नहीं है। इकोनॉमिक्स तक आ रहा हूं मैं आपको। सुनिए, आपने ट्रांसपोर्टेशन को जाम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुक गया, वहां से सारी जॉब्स जा रही हैं। आपने सुनिए, आपने देश को जाम कर दिया, बॉर्डर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन, बॉर्डर पे कोई, क्या आप चीन और पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं इस तरीके से कि आप इस पूरे देश को जाम करके रखेंगे और चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर रोड नहीं बनने देंगे? आप आंदोलन आप लोगों ने जो है वो पूरी तरह से जो है देश को सैबोटाज करने के लिए किया और इकोनॉमी की रीढ़ उस समय तोड़ी, तब आपको नहीं दिख रहा था। सर, आपने पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया, छोटे छोटे दुकानदारों को आपने तबाह कर दिया। आप इसके साथ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छा मुझे आप एक बात बताइए। डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, तो पूरा देश डिस्टर्ब कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे वो कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं।
ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में। कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन में इंटरनेट से जुड़े हुए हैं स्काइप के जरिए, और इसके साथ दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं। दिनेश जी आपके पास आएंगे, लेकिन मैं अपने दोनों मेहमानों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक दूसरे के बोलने के दौरान जो है बीच में इंटरप्ट ना करें और अपनी अपनी बात अलग अलग रखें। दिनेश जी, आप कुछ करदाता के बारे में बोल रहे थे। मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिनेश जी से भी मैं यही कहूँगा, दिनेश जी आप भी इंटरप्ट ना करें। दिनेश जी पहले आप अपनी बात पूरी करें, फिर हम कमलाकर जी के पास जाएंगे। जी त्रिपाठी जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मैं जो भी बोल रहा हूँ 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बस आपको 5 मिनट हमारे पास है नहीं, इसलिए आपको 2 मिनट में करना 2 मिनट में पूरी कर दूंगा। बस आपको जो कुछ कहना आप नोट करते रहे, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। देखिए, आपने कहा कि भाई इन किसान कानून, आप इन किसान कानून को रद्द कीजिएगा। मेरा सवाल यह है, क्यों रद्द कीजिएगा? दोनों सदनों से पास हुए कानून को एक छोटा सा संगठन, एक मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहता है कि आप इसको रद्द कर दीजिए। रद्द करने, सुन लीजिए बात को, जब दोनों सदनों से पास हुआ तो उसमें अगर फिर भी कोई आपत्ति है तो आप क्लॉज बाई क्लॉज, पेज बाई पेज डिस्कशन कर लीजिए। जिस क्लॉज में जो प्रॉब्लम है वो सरकार चेंज कर देगी, हटा देगी। उस पर आप सहमत नहीं होते हो, आप इसको पूरा रद्द कर दीजिए। अगर ये कानून ही आपको रद्द करवाने थे तो जब किसान थोक के भाव में आत्महत्या कर रहा था पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र से लेकर के बुंदेलखंड तक, उस वक्त तो आपने कभी ऐसा कोई आंदोलन किया नहीं। उस समय तो ऐसी आपने चर्चा की नहीं कि भाई ये कृषि का क्या हाल हो रहा है। इतने शरद पवार उस वक्त कृषि मंत्री थे, आपने उस वक्त तो कांग्रेस चुपचाप बैठी रही। दूसरी बात, अभी बहुत सारे कांग्रेस के मित्र हैं, बहुत सारे और किसान संगठन है, राकेश टिकैत कहते हैं आपने उनको गोली क्यों नहीं मारी? उनके रिकॉर्डेड बयान है कि जो उपद्रवी थे वो गोली क्यों नहीं मारी। कल उन्होंने कहा कि आप जो आपने हिरासत में उनको छोड़ दीजिए और उन ट्रैक्टरों को छोड़ दीजिए। ये दोहरा चेहरा देश के सामने आप कब तक अपने फेस सेविंग करते रहेंगे? टाइम हमारे पास खत्म हो गया। जवाब मैं चाहूंगा, कमलाकर जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उपद्रव करने वाले, चाहे वो शाहीन बाग में गोली चलाने वाला हो जिसने बाद में ज्वाइन किया बीजेपी को, चाहे वो जेएनयू में घुस करके जो है उपद्रव करने वाले हो, चाहे वो दीप सिद्धू हो जो लाल किले पे गया और पूरी जब बैरिकेडिंग की गई थी और सारी चीजें की गई थी तो वहां लोग गए कैसे? वो शुद्ध रूप से सन्नी देओल का। कमलाकर जी, ये बात मुझसे बात हो चुकी है। अगर ऐसी बात है, उपद्रवी को आप कह रहे हैं कि वो सरकार ने भेजा, पार्टी ने भेजा, तो फिर उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं वकील हम दे रहे हैं उनको, सरकार को कह रहे हैं छोड़ दीजिए? उनके लिए वकील मुहैया करवा रही है कांग्रेस और अकाली। जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई न करने की कोई वकालत नहीं कर रहा है। भाई तो दोषी तो अदालत सिद्ध करेगी ना। आप अदालत में लड़ने के लिए आप पहले से ही आप उसे निर्दोष मान करके आप वकील दे रहे हैं। आज तक आपने खाली जुमलेबाजी की, मौलाना साहब पे जुमलेबाजी की। मौलाना साहब से मुख्य एडवाइजर मिल सकते हैं अजीत डोभाल, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। अजीत सिद्धू गिरफ्तार नहीं हो पाया। जो बलविंदर सिंह जो आरडीएक्स लेकर के जो है वो आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठा करके आ रहा था, जो एसपी, उसको जो है वो टाइमली न जमा होने से चार्जशीट जो है बेल तक मिल जाती है। सर, किसान आंदोलन में बात करना ज्यादा बेहतर है कि 400 किलो आरडीएक्स कौन लेकर के आता है। लेकिन आपको किसान आंदोलन, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट से कॉन्ट्रैक्ट लिया है इस देश की इकोनॉमी को चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने का, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्योंकि आप सत्ता में बने रहना चाहते हो। उसके लिए आप ठीक है कमलाकर जी, लेकिन जो चर्चा, जो सवाल मैंने पूछा था वो सवाल, ये तो दिनेश जी का सवाल था। मेरा जो सवाल था कि जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, किसानों के कंधों पे रखकर बंदूक जो आप लोग चला रहे हैं, पॉलिटिकल सारे लोग जो पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक दल के नेता हैं, वो उनसे वहाँ पर मिलने जा रहे हैं, कह रहे किसानों का आंदोलन है। अगर किसानों का आंदोलन है तो उससे बात करवाइए ना। आप सीधा बिल को वापस लेने की जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? आप उनसे बात कर, ये बिल तो आपके टाइम में भी था ना। आप नहीं जिद पे अड़े हैं, जिद पे अड़ी है ये सरकार, और जिद पे, उसकी जिद के अगेंस्ट खड़ा है किसान। आप मुझे बताइए तो क्या करें इस देश को? चलिए, मतलब जो पार्लियामेंट में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको कुछ संगठन जो आकर के कह दे, कल तो वो दूसरी चीज भी मांग कर सकते हैं ना। सर, कांग्रेस को तो जनता ने कोई चर्चा नहीं की, पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी पे चर्चा नहीं की। अब कर लीजिए ना, अब कर लीजिए चर्चा। खैर, बार बार हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने के लिए बार बार बोला जा रहा है हमारे पास समय की कमी है। माफी चाहूंगा दिनेश जी, आपसे माफी चाहूंगा दिनेश जी, समय की कमी है। कमलाकर जी और दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो करदाता बनाम अन्नदाता की ये लड़ाई जो है आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लगता नहीं है कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म होनी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।